बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 4 हमने लास्ट क्लास में यानी कल की क्लास में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। इसका नाम है सेल्स एंड टिश्यू। कल की क्लास में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी टॉपिक पढ़ा जी कि सेल क्या होता है। मैंने आपको बताया कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दुनिया के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी चीज जो होती है उसके अंदर, उसको आप सेल कहते हो। ये जिंदा होता है, ये तमाम काम करता है। इससे छोटी चीज आपको मिलेगी जरूर, लेकिन वो जिंदा नहीं होती। तो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी जो है वो सेल होती है। उसके बाद हमने इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी कि किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, और फिर सेल थ्योरी के हवाले से बात की, और फिर माइक्रोस्कोप्स को देखा। आज हम आगे बढ़ते हैं जी, अपने सेल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और आज की क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हमने सेल पढ़ लिया, सेल क्या होता है, हमने ये भी देख लिया कि सेल डिस्कवर कैसे होता है, किसने किया इसको डिस्कवर, और हमने माइक्रोस्कोप को भी स्टडी कर लिया। अब हम सेल को स्टडी करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि हमारे पास सेल का जो बनावट होती है वो किस तरह की बनावट होती है, कौन कौन से पार्ट्स इसमें शामिल होते हैं, और उन पार्ट्स का क्या काम होता है। तो अगर हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो बुनियादी तौर पर सेल के अंदर तीन मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तीन मेन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट कहलाता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट कहलाता है साइटोप्लाज्म, और तीसरा पार्ट कहलाता है न्यूक्लियस। ये तीन मेन पार्ट्स जो हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये दुनिया के तमाम सेल्स के अंदर होता है। अभी हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का फर्क वाजे नहीं कर रहे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी उस चीज में आप मत जाइएगा कि ये प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता वगैरह। वैसे मैंने आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पहले चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, और तीसरे चैप्टर में भी हमने पढ़ा था जब हमने किंगडम्स को स्टडी किया था। बहरहाल हम अभी यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं। तो एक सेल के अंदर तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं, तीन मेन पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। लेकिन प्लांट्स के, एल्गीज के, बैक्टीरिया के और फंगस के, ये चार किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया और फंगस, इन चार किस्म के ऑर्गेनिजम्स के सेल में इन तीन पार्ट्स के अलावा एक और बेसिक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। यानी अगर आप खाली एनिमल के सेल को देखेंगे तो आपको एनिमल के सेल में तीन बेसिक पार्ट मिलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। जबकि प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया और फंगस के सेल में आपको चार बेसिक पार्ट मिलेंगे, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इस डायग्राम में ये जो लेफ्ट साइड पे सेल बना हुआ है ये एक एनिमल सेल है, और राइट साइड पे जो हमने सेल ड्रॉ किया हुआ है ये एक प्लांट सेल है। पहले एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में तीन बेसिक पार्ट बताए मैंने आपको, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन सेल की जो बॉर्डर होती है, जो किनारा होता है, जहां पर सेल आपका कह सकते हैं कि सेल स्टार्ट हो रहा है, उसको कहते हो आप सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, द बाउंड्री ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस क्या होता है, आपके सेल के अंदर एक छोटी सी गोल बॉडी पाई जाती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, जो सेंटर में भी हो सकता है। प्लांट के सेल्स में वो थोड़ा साइड पे, किनारे पे होता है। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बाद जो बीच में जितना भी हिस्सा सेल का बच रहा है, इस रीजन को आप कहते हो साइटोप्लाज्म। तो ये तीन बेसिक पार्ट हो गए एनिमल सेल के। उसकी बाउंड्री जिसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, बीच में गोल बॉडी जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं, और फिर जो बाकी बच जाएगा सेल उसको आप कहते हो साइटोप्लाज्म। जबकि प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया और फंगस में सबसे पहले, सबसे बाहर एक नई चीज है जो एनिमल में नहीं है, सेल वॉल। बिल्कुल आउटर चीज है जी सेल वॉल। उस सेल वॉल के बाद आती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपको जो एक पिंक कलर का शेड दिया हुआ है, ये प्लांट सेल का सेल वॉल हो गया। ये बाउंड्री है, असल में प्लांट की जो बाउंड्री है, प्लांट का जो सेल स्टार्ट हो रहा होता है वो सेल वॉल से होता है। उसके बाद आती है ये पतली सी एक मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद वही गोल बॉडी पाई जाएगी जिसको आप न्यूक्लियस कहोगे, और उसके अलावा जितना भी हिस्सा बच जाता है सेल का उसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्लांट वगैरह के सेल में चार बेसिक पार्ट हो गए। सबसे पहले, सबसे बाहर सेल वॉल होता है, उसके बाद उसके अंदर क्या मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सारा हिस्सा जो अंदर सेल का है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, और साइटोप्लाज्म में हमारे पास क्या मौजूद है, न्यूक्लियस। जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल स्टार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन से, उसके बाद सारा जो पोर्शन है सेल का उसको आप साइटोप्लाज्म कहोगे, और आखिर में बीच के अंदर एक छोटी सी गोल बॉडी पाई जाएगी जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। अब हमने इन चारों बेसिक पार्ट को स्टडी कर लेते हैं।
पहले सेल वॉल को देखते हैं, फिर हम सेल मेम्ब्रेन देखेंगे, फिर हम न्यूक्लियस को देखेंगे और आखिर में साइटोप्लाज्म को देखेंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म जरा बड़ा है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल की। मैंने अभी आपको बताया कि सेल वॉल एनिमल में नहीं होता, एनिमल के सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता, ये आपको खाली प्लांट के, एल्गी के, बैक्टीरिया के और फंगस के सेल में मिलता है। अगर आप एक सेल को देखते हो माइक्रोस्कोप में और आपको उसमें नजर आता है कि सेल वॉल नहीं है, यू विल फाइंड आउट कि वो एनिमल का सेल है। अगर सेल वॉल है तो फिर वो माइट भी प्लांट भी हो सकता है, एल्गी भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है और फंगस का सेल भी हो सकता है। तो फंगस वगैरह के, प्लांट वगैरह के जो सेल होते हैं उनमें सेल वॉल होता है सबसे पहले, सबसे बाहर, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर। इस डायग्राम में आपको एक प्लांट सेल दिखाई दे रहा है। इसमें देखें ये जो ट्रांसपेरेंट सी बाउंड्री बनाई हुई है हमने, ये है सेल वॉल। ये सेल की आउटर मोस्ट लेयर है। सेल यहां से स्टार्ट हो रहा होता है, पूरा सेल इस सेल वॉल के अंदर मौजूद है। ये टफ होती है, रिज होती है, सख्त होती है और नॉन लिविंग होती है। ये बेजान है, इसमें कोई जान नहीं है, इट इज नॉन लिविंग। ये कुछ कंपाउंड से मिलके बनती है और वो कंपाउंड आपका ये जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, यहां से सप्लाई किया जाता है। सेल के अंदर ये जो आपका ये जो साइटोप्लाज्म है, इनमें से कुछ कंपाउंड होते हैं, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन। ये कंपाउंड ये जो आपका साइटोप्लाज्म है ये डिस्चार्ज करता है, बाहर निकालता है, बाहर आकर ये कंपाउंड्स यहाँ पर जमा होकर सेल वॉल बना देते हैं बाहर आकर के। ठीक, तो सेल वॉल क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट टफ, रिजिड, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया एंड फंगस। इसके फंक्शंस की बात करें, अगर हम इसके काम की बात करें, तो इसका एक तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, ये आपके सेल की प्रोटेक्शन कर रहा होता है, ये आपके सेल की हिफाजत कर रहा है। जाहिर बात है, इसके अंदर पूरा सेल मौजूद है, इसके अंदर है जी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, तमाम ऑर्गेनल्स, पूरा कुछ जो सेल है वो सब इस सेल वॉल के अंदर आ रहा होता है। तो ऑब्वियस बात है, ये सेल वॉल आपके सेल की हिफाजत कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। फिर इसके अलावा ये हमारे सेल के अंदर, प्लांट के, एल्गीज के सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि चीजों को आना जाना। अब चूंकि ये बिल्कुल किनारे पर है, बिल्कुल आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बॉर्डर पर है, तो जाहिर बात है आपके सेल के अंदर कुछ भी चीज आएगी तो सेल वॉल से होके गुजरती है, कुछ भी चीज सेल से निकलेगी तो सेल वॉल से होके गुजरती है। तो यह आपके सेल के अंदर चीजों को आने देता है, आपके सेल से चीजों को बाहर जाने देता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो आपका ये सेल वॉल एक सेल की हिफाजत कर रहा है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, चीजों को सेल के अंदर या बाहर लेकर जाता है। फिर तीसरा, ये आपके सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसका एक शेप बना के रखता है। आपको प्लांट सेल का एक डेफिनेट शेप नजर आएगा, जैसे कि ये सेल इस वक्त रेक्टेंगुलर शेप का है, तो इसका ये शेप मेंटेन रहेगा, ये शेप चेंज नहीं होगा, इट शेप विल बी डेफिनेट। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इसमें सेल वॉल मौजूद है, इस वजह से इसका शेप मेंटेन हुआ है। तो सेल वॉल शेप मेंटेन करता है सेल का, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल की हिफाजत करता है और सेल के अंदर या बाहर चीजों की ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब हम बात करते हैं जरा सेल वॉल की कंपोजिशन की, ये इसकी बनावट कैसी होती है। मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया और फंगस, इनके सेल्स जो होते हैं सेल वॉल रखते हैं अपने अंदर, लेकिन लोकेशन सेम है। प्लांट हो, एल्गी हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, सबके सेल के अंदर बिल्कुल बाहर का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर सेल वॉल है, सिर्फ उसकी बनावट में फर्क होता है। प्लांट का जो सेल वॉल होता है या एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो 3 किस्म के कंपाउंड से बनता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। ये तीनों कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये बस कार्बोहाइड्रेट की 3 शक्लें हैं कह लें आप। ठीक है, तो प्लांट का सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। ये आपके पास डायग्राम है जी, ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है और ये जो ऊपर जितना भी स्ट्रक्चर ये नजर आ रहा है ये सब सेल वॉल है। इसमें आप देखें 3 किस्म के फाइबर्स आपको नजर आ रहे हैं, हेमीसेल्यूलोज के फाइबर्स हैं, ये ब्लू वाले हेमीसेल्यूलोज के फाइबर्स हैं, ये रेड वाले पेक्टिन के फाइबर्स हैं और ये आसमानी कलर के जो फाइबर्स हैं ये सेल्यूलोज के फाइबर्स हैं। 3 किस्म के फाइबर्स आपको मिलेंगे इसके अंदर प्लांट के सेल वॉल के अंदर। तो प्लांट का सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर बनता है और ये तीनों कंपाउंड्स प्रोटोप्लाज्म खारिज करता है। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो ये मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालेगा, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन को सेल मेम्ब्रेन से बाहर आके ये डिपॉजिट हो जाएंगे, जमा हो जाते हैं, जमा हो जाएंगे, सेल वॉल बन जाएगा। जबकि फंगस का जो सेल वॉल होता है
उसमें ये तीन कंपाउंड्स नहीं मिलते आपको, ना सेलुलोस मिलेगा, ना हेमिसेलुलोस मिलेगा, ना पेक्टिन मिलेगा। फंगस के सेल वॉल में चिटिन होता है, ग्लूकन्स होता है और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तीनों के यानी कि कंपोजिशन देख लें आप, फर्क है। फंगस का सेल वॉल एक अलग कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है। ये डायग्राम में देखे जरा, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, अब इसके ऊपर पहले ये चिटिन की लेयर बनी हुई है, फिर ग्लूकन्स की लेयर बनी हुई है और ऊपर जो है वो प्रोटीन्स की लेयर बनी हुई है। ये इसका सेल वॉल हो गया पूरा, जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है ये सेल वॉल है। तो फंगस का सेल वॉल जो है उसमें ना सेलुलोस मिलेगा आपको, ना हेमिसेलुलोस मिलेगा, ना पेक्टिन मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा? चिटिन, ग्लूकन्स और प्रोटीन। तो डिफरेंट हो गई। फंगस का सेल वॉल, प्लांट का सेल वॉल बनावट में फर्क रखता है। लोकेशन सेम है, देखें सेल मेम्ब्रेन से बाहर है, बस इसकी बनावट में फर्क है। जबकि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो एक खास किस्म का कंपाउंड होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन। ये उससे बना हुआ होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ये प्रोटीन और ग्लूकोज इनको मिला के बना हुआ होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनता है पेप्टाइडोग्लाइकन। ये कंपाउंड खाली आपको बैक्टीरिया की सेल वॉल में ही मिलता है, और कहीं नहीं मिलेगा। इट इज अ स्पेशल कंपाउंड मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। और बैक्टीरिया का सेल वॉल ना सेलुलोस, ना हेमिसेलुलोस, ना चिटिन, किसी से नहीं, बल्कि स्पेशलाइज कंपाउंड होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, उससे बना हुआ है। ये इसकी डायग्राम है, देखें ये सेल मेम्ब्रेन आ गई, और ये जो आपको ऊपर पूरा ये जो आपको नजर आ रहा है इट इज सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। तो भले इन तीनों ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट की, फंगस की, बैक्टीरिया की सेल वॉल मौजूद है, लेकिन उसकी बनावट में फर्क है। बस आप यूं कह लें कि चाय है आपके पास, दो चाय, एक चीनी से बनी हुई है, एक गुड़ से बनी हुई है। चाय चाय है, बनावट में फर्क है। यही मामला यहाँ पर है। प्लांट का सेल वॉल, फंगस का सेल वॉल, बैक्टीरिया का सेल वॉल, लोकेशन सेम है, काम सेम है। तीनों का सेल वॉल बिल्कुल बाहर मिल रहा है आपको, प्रोटेक्शन कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, बस उसकी बनावट में फर्क है। प्लांट का सेल वॉल तीन तरह के कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ होता है, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन। फंगस का सेल वॉल दो तरह के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना हुआ होता है। दो तरह के कार्बोहाइड्रेट कौन से? चिटिन और ग्लूकन्स। जबकि बैक्टीरिया का सेल वॉल खास किस्म के कंपाउंड से मिलकर बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन, जो कि कार्बोहाइड्रेट और उसका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्सचर होता है। अब हम आते हैं लेयर्स ऑफ सेल वॉल। प्लांट के सेल वॉल की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पर। प्लांट के सेल वॉल की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। प्लांट के सेल वॉल में जो कि हमने अभी देखा भी कि तीन किस्म के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती है, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन। प्लांट के सेल वॉल में तीन लेयर्स पाई जाती है, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाद खाली एक लेयर की सेल वॉल नहीं होगी, तीन लेयर्स की सेल वॉल होगी, तीन तय होंगी, एक तय, दूसरी तय, फिर तीसरी तय। तो प्लांट के सेल वॉल जो है वो ज्यादा मजबूत हो गई, ज्यादा रिजिड हो गई, क्योंकि उसमें तीन लेयर्स है। पहली लेयर कहलाती है प्राइमरी वॉल, ये सबसे पहले बनती है। आपका जब प्लांट का सेल यंग होता है और फिर वो अपने मॉलिक्यूल सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज बाहर डिस्चार्ज करता है, तो जो पहली लेयर तैयार होगी वो कहलाती है प्राइमरी वॉल। इट इज द आउटर मोस्ट सेल वॉल लेयर। ये आपके सेल वॉल की सबसे बाहर वाली लेयर है। इस डायग्राम में ग्रीन कलर में हमने इसको मेंशन किया हुआ है। ये एक प्लांट सेल है, इसमें ये जो ग्रीन कलर की लेयर बनी है इट इज प्राइमरी वॉल। ये सबसे पहले तैयार होती है और सबसे बाहर मौजूद है। उसके बाद तमाम सेल नहीं, तमाम सेल नहीं, कुछ सेल जिनको सख्त होना होता है, प्लांट के कुछ सेल्स होते हैं जो जरा हार्ड हो जाते हैं, जाइलम के सेल्स होते हैं या सीट के सेल्स होते हैं, सीट कवर के। तो वो सेल्स जिनको हार्ड होना होता है वो फिर एक और वॉल की लेयर बनाते हैं। प्राइमरी वॉल तो मौजूद होती है, उसके बाद एक और लेयर बनाते हैं, वो होती है सेकेंडरी वॉल। और ये प्राइमरी वॉल के अंदर बनती है, यानी कि उसके अंदर, इनसाइड सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के बीच में बनती है। इस डायग्राम में पर्पल कलर में आई हुई है सेल सेकेंडरी वॉल। ये जो आपको येलो कलर से यहाँ पर ये जो येलो है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये ग्रीन कलर की क्या है? प्राइमरी वॉल। और इन दोनों के बीच में ये जो आपको पर्पल कलर नजर आ रहा है ये है सेकेंडरी वॉल। तो सेकेंडरी वॉल क्या है कि जब प्लांट जब प्राइमरी वॉल बना लेता है तो फिर कुछ पौधे मजीद कुछ कंपाउंड खारिज करके प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ एक नई लेयर बना देते हैं, और उस नई लेयर को हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। इसकी खास बात ये होती है कि इस सेकेंडरी वॉल को बनाने के दौरान प्लांट इसमें लिग्निन भी स्टोर कर देता है, और लिग्निन एक सख्त कंपाउंड होता है, और सेकेंडरी वॉल फिर जो है वो सख्त होती है, और इस सेकेंडरी वॉल की वजह से आपकी प्लांट की सेल वॉल सख्त हो जाती है, अल्टीमेटली आपका प्लांट का सेल भी सख्त हो जाता है। और फिर तीसरी लेयर कहलाती है मिडल लेमिला। मिडल लेमिला क्या है जी कि दो प्लांट के सेल्स अगर आप आसपास रखें, बराबर बराबर के जो दो प्लांट सेल होते हैं, तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, थोड़ा सा गैप होता है उनके बीच में। इस डायग्राम में देखें आप, यहाँ जहां मैं पॉइंटर चला रहा हूँ, ये पॉइंटर, ये गैप है जी। दो प्लांट के सेल वॉल एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है,
थोड़ा सा फासला मौजूद है। इस फासले के अंदर भी कुछ मॉलिक्यूल्स जमा हो जाते हैं, सेल्यूलोज पैक्टिन जमा हो जाते हैं और वो एक नई लेयर बना देते हैं, उसको आप कहते हो मिडल लैमेला। तो ये 3 लेयर्स हो गई हमारे पास सेल वॉल की। प्राइमरी वॉल सबसे बाहर होती है, सबसे पहले तैयार होती है, उसके बाद सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ तैयार होती है, और मिडल लैमेला क्या है, 2 सेल्स की जो प्राइमरी वॉल होती है उसके बीच में भी एक लेयर कायम हो जाती है, उस लेयर को हम कहते हैं मिडल लैमेला। तो दैट इज द फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस। अब इसमें प्लाज्मोडेस्माटा ये क्या होते हैं जी, मैंने अभी आपको बताया कि सेल वॉल किस तरह बनती है। तो इसकी बनावट के दौरान कुछ ऐसी जगहें होती है वहां पर सेल वॉल का मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट नहीं होते, जमा नहीं होते, वहां एक झिरी रह जाती है। मिसाल के तौर पे आप अपने घरों को जब तामीर करते हैं तो आप दीवारों के लिए ईंटें चुन रहे होते हैं, आपने कुछ जगह छोड़ दी और वहां खिड़की बन गई। आप एक जगह पर एक खास हिस्से पर दीवारों की ईंटें नहीं लगाते, वहां एक झिरी रह जाती है, उसको आप खिड़की कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, जब आपका सेल वॉल बन रहा होता है प्लांट के सेल के अंदर, तो कुछ जगहों पर सेल वॉल के मॉलिक्यूल्स जमा नहीं होते और वहां झिरी बन जाती है, एक सुराग हो जाता है, एक पोर हो जाता है, उस पोर को आप कहते हो प्लाज्मोडेस्माटा। जैसे इस डायग्राम में देखें, ये एक प्लांट की सेल वॉल आ रही है, यहाँ पे जमा नहीं हुआ, ये एक स्पेस आ गई, एक सुराग हो गया, इसको आप कहते हो प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन क्या होता है, ये आपके सेल वॉल दोनों सेल्स को कनेक्ट कर रहा है, नहीं तो प्लांट की वजह से तो दोनों सेल कनेक्ट नहीं है। इस प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से आपके दोनों सेल्स के दरमियान एक रास्ता बन गया, आपके एक सेल से चीजें दूसरे सेल में चली जाती है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये आपके पास हो गया प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस के अंदर बिल्कुल पहला बेसिक पार्ट सेल वॉल। अब हम आते हैं दूसरे बेसिक पार्ट की तरफ, विच इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया कि ये फिर यूनिवर्सल है, ये प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस और एनिमल सब में मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन। बस फर्क क्या है कि प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया और फंगस, इनके अंदर ये आउटर मोस्ट नहीं होता, सेल वॉल के अंदर होता है। आउटर मोस्ट क्या है प्लांट के सेल के अंदर? सेल वॉल, उसके बाद आता है ये सेल मेम्ब्रेन, जबकि एनिमल के अंदर ये आउटर मोस्ट होता है, क्योंकि इसके बाहर एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो मैं एक एनिमल की डायग्राम लेके दिखा रहा हूँ आपको, एनिमल के अंदर सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि बाहर सेल वॉल नहीं है। अगर ये प्लांट का सेल होता तो फिर सेल मेम्ब्रेन से बाहर एक और चीज मौजूद होती, जिसको हमने अभी स्टडी किया, सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन एनिमल की बात करें तो इट इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यहां से आपका सेल स्टार्ट हो रहा होता है। इट एक्चुअली कवर्स योर सेल, इसने आपके पूरे सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसको पैक कर रखा है, सराउंड किया हुआ है, उसको घेर के रखा हुआ है, पैक किया हुआ है आपके सेल को। तो एक मेम्ब्रेन जिसने आपके सेल को पैक किया हुआ होता है, आपके सेल को तब यानी कि सराउंड किया हुआ है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसका पहले फंक्शन देखते हैं, फिर इसकी तरह स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका सबसे पहला काम है, आपके जाहिर बात है, इसने आपके सेल को प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसने आपके सेल को, जिस तरह सेल वॉल का हमने स्टडी किया, यहाँ एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन ने सेल को पैक किया हुआ है। अब सेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं, और न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनल्स है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन अल्टीमेटली उनकी प्रोटेक्शन कर रहा है। और दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन। एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू चीजें जो है सेल के अंदर आएंगी या बाहर आएंगी, आपको नजर आ रहा है, इसने पूरे सेल को पैक किया हुआ है। अब जाहिर बात है, सेल के अंदर अगर कोई चीज जाएगी तो सेल मेम्ब्रेन से होके गुजरेगी। सेल के अंदर से कोई चीज बाहर निकलनी है, ऑब्वियस बात है, सेल मेम्ब्रेन से गुजर के आएगी। तो एनिमल के अंदर सेल मेम्ब्रेन आपका आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर पूरा सेल पैक हुआ हुआ है। जैसे अखरोट होता है, अखरोट के अंदर आपने उसका जो फ्रूट होता है वो अंदर है, और अखरोट का जो छिलका है उसने आपके अखरोट को पैक किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पूरे सेल को सेल मेम्ब्रेन ने पैक किया हुआ है। इट प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म, इट प्रोटेक्ट द सेल, एंड इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। कि आपके सेल्स की ना सिर्फ हिफाजत कर रहा है, बल्कि आपके सेल के अंदर कौन सी चीजें जानी चाहिए, कौन सी चीजें आनी चाहिए, उसको भी मेंटेन करता है। अब आते हैं जरा इसके स्ट्रक्चर की तरफ। फंक्शंस हमने देख लिया सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं और उसका काम क्या। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। इसका स्ट्रक्चर जो है, 1972 को 2 साइंटिस्ट थे, सिंगर और निकलसन, उन्होंने इसका स्ट्रक्चर बकायदा एक मॉडल की सूरत में पेश किया था, और उस मॉडल का नाम रखा था इन्होंने फ्लूइड मोसाइक मॉडल। तो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, दैट वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकलसन इन 1972, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लूइड मोसाइक मॉडल। अब ये है इसका स्ट्रक्चर सिंगर एंड निकलसन का। इनके बकौल सेल मेम्ब्रेन ऐसी है जी,
इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी ऐसी नजर आ रही होती है। सिंगर निकलसन कहते थे कि सेल मेम्ब्रेन एक खास किस्म का मॉलिक्यूल होता है फॉस्फोलिपिड, उससे बनी हुई है। फॉस्फोलिपिड एक खास किस्म का मॉलिक्यूल है। हायर क्लासेस में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैं अभी बस आपको इतना बता देता हूँ कि फॉस्फोलिपिड के अंदर दो चीजें होती हैं, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक लिपिड यानी चिकनाई का मॉलिक्यूल और एक फॉस्फेट ग्रुप। अगर आप लिपिड का मॉलिक्यूल लें, चिकनाई का कोई मॉलिक्यूल लें और आप फॉस्फेट ग्रुप लें, इनको मिला दें, फॉस्फोलिपिड तैयार होता है। तो एक फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स की दो बड़ी बड़ी लेयर्स हैं। डायग्राम देखते रहिएगा जरा, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए आप जरा डायग्राम का मुशाहिदा करते रहिएगा। ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है और इसकी दो लेयर्स हैं। बहुत सारे फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स आपस में साइड बाय साइड ज्वाइन हो जाते हैं और ये एक लेयर बन जाती है, ये ऊपर की लेयर बन गई। इसी तरह बहुत सारे फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल साइड बाय साइड ज्वाइन हो जाते हैं और ये एक और लेयर बन जाती है, और ये दोनों लेयर एक के ऊपर एक अरेंज हो जाती है। जैसे आप सैंडविच खाते हैं, डबल रोटी खाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि दो डबल रोटी के स्लाइस लेते हैं, एक के ऊपर एक रख देते हैं, बीच में कुछ मक्खन शक्कन लगा ले, वो एक और बात, एक के ऊपर एक स्लाइस आप रख देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो दो फॉस्फोलिपिड की लेयर्स तैयार हुई है, एक के ऊपर एक रखी हुई है। अब इनका जो एक के ऊपर एक अरेंज हुई है ना, ये भी खास किस्म का स्टाइल है। आपके फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में दो हिस्से होते हैं, एक कहलाता है हाइड्रोफिलिक एंड, ये ऊपर जो गोल सा नजर आ रहा है ये हाइड्रोफिलिक एंड कहलाता है, और ये जो नीचे नजर आ रहा है आपको टेंटिकल्स की तरह का, बालपीन की तरह का, ये हाइड्रोफोबिक एंड कहलाता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है ये वाटर लविंग है, वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हीटिंग, वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वाटर रिपल होता है यहाँ से, इसलिए इसका नाम हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, अभी आप इसके नाम पर बस इतना काफी है। इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जरा ध्यान में डालिएगा, गोल बॉडी सी जो नजर आ रही है ये हाइड्रोफिलिक है, और जो हाइड्रोफोबिक है वो आपको ये बालपीन की तरह, टेंटिकल्स की तरह नजर आ रहा है। अच्छा, अब इस फॉस्फोलिपिड से आपस में साइड बाय साइड ज्वाइन होकर ये दो लेयर्स बना लेंगी, एक ऊपर होती है एक ये नीचे होती है। तो ये एक ऊपर की लेयर आ गई फॉस्फोलिपिड की, और एक ये नीचे की आ गई। इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह होती है कि दोनों लेयर्स के जो हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं वो बीच में आ रहे होते हैं। देख लें आप, ऊपर वाली लेयर का जो हाइड्रोफोबिक एंड है और नीचे वाली लेयर का जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो बीच में है, और दोनों लेयर के जो हाइड्रोफिलिक एंड होते हैं वो आपको ऊपर और नीचे मिल रहे होंगे सरफेसिस पर, ऐसे अरेंज हुए होता है। ठीक है, तो आपके पास देख लें जी, ये दोनों लेयर जो इसकी फॉस्फोलिपिड की अरेंज हुई है, तो दोनों लेयर्स का जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो ऊपर और नीचे है, और दोनों लेयर्स के जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनका हाइड्रोफोबिक एंड बीच में आ गया। ऐसे स्पेशल अरेंज हुए होते हैं। तो सिंगर निकलसन के मुताबिक फॉस्फोलिपिड के बहुत सारी मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर दो लेयर्स बना देती हैं। दो लेयर्स की सूरत में होती है फॉस्फी आपका सेल मेम्ब्रेन, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है, दोनों साइड बाय साइड ऊपर नीचे होती है, पैरेलल कहते हैं इसको हम। और दोनों की अरेंजमेंट कुछ इस तरह है कि दोनों के हाइड्रोफोबिक एंड बीच में, हाइड्रोफिलिक साइडों पर है, किनारे पर है। उसके अलावा फॉस्फोलिपिड के ये दो लेयर्स के अलावा भी हमारी सेल मेम्ब्रेन में और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। ये ग्रीन कलर का जो नजर आ रहा है आपको ये ग्लाइकोलिपिड्स है। ये जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है। ये जो पिंक कलर का नजर आ रहा है ये कोलेस्ट्रॉल है। और ये बड़े बड़े से जो नजर आ रहे हैं आपको ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है। तो और भी बहुत सारे दूसरे ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल टाइप के मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं, लेकिन प्रोटीन मेजर होता है इसमें। ये जो ग्लाइकोलिपिड्स है इनके अरेंजमेंट, इनका लगना इतना मायने नहीं रखता, ये लगे हुए यहाँ लगे हुए यहाँ होगा, कोई एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है ये बड़े काम के होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, इनको हम कहते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। ये जो ब्लू कलर में आ रहा है ये आ गया, ये आ गया, ये आपको बड़े बड़े से जो थोड़े से आपको बड़े साइज में नजर आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। दो टाइप के हैं, एक ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है जो आपकी पूरी मेम्ब्रेन से आर पार हो रहे हैं, इतने बड़े मॉलिक्यूल्स हैं कि आपकी मेम्ब्रेन को चीरते हुए उनमें से आर पार गुजर रहा है, इनको आप कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। और एक प्रोटीन ऐसे हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे हैं जो खाली किनारों पे लगे हैं, जैसे इस वाले प्रोटीन को देखें सिर्फ नीचे के किनारे पर है, इस वाले प्रोटीन को देखें खाली ऊपरी हिस्से पर है, इनको आप कहते हो प्रिफेरल प्रोटीन। ये दूसरा मेजर पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन का। तो सिंगर निकलसन के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन जो है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की दो लेयर्स होती है एक दूसरे के पैरेलल, ऊपर नीचे दो फॉस्फोलिपिड की लेयर्स होती हैं। ये लेयर्स इस तरह अरेंज हुई भी होंगी कि इनके हाइड्रोफोबिक एंड बीच में होंगे और हाइड्रोफिलिक एंड किनारों पे होते हैं।
उसके अलावा इस फॉस्फोलिपिड की लेयर्स में जगह जगह प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होंगे। कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो पूरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस होते हैं, पूरी मेम्ब्रेन में से गुजर रहे होंगे, उनको आप कहते हो इंटीग्रल प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो खाली सरफेसिस पर लगे हुए होंगे, ऊपर या नीचे, उनको आप कहते हो पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये दो मेन पार्ट है सेल मेम्ब्रेन में, ये दो मेन चीज है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स चिपके हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, बट दैट डजंट केयर, उनका कोई इतना मायने नहीं रखता। इस मॉडल को आप कहते हो सेल मेम्ब्रेन, सॉरी फ्लूइड मोसाइक मॉडल। और याद रखिएगा ये जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है ये खाली फिर इसका नहीं है, सेल की मेम्ब्रेन का नहीं है, बल्कि ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया की आएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जितनी भी मेम्ब्रेन्स जानदार में मौजूद है, सबका स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया जी, ये सब मैंने आपको बता दिया अभी। तो फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स होती हैं जो एक दूसरे से पैरेलल होंगी, ऊपर नीचे होंगी। इनका हाइड्रोफोबिक बीच में होगा, हाइड्रोफिलिक किनारों पे होगा। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इसमें जगह जगह मौजूद होंगे, जैसे कि बर्फ पानी के अंदर, जो अगर आप खुले समंदर में चले जाएं तो पानी पानी तो हर तरफ है, और बर्फ के जो बड़े बड़े वो होते हैं, बर्फ के टुकड़े होते हैं, वो जगह जगह पड़े हुए होते हैं। इसी तरीके से ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है पूरी मुकम्मल, जगह जगह इसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इंटीग्रल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो प्रीफेरल होंगे। अब आते हैं इसका फंक्शंस, तो हमने पढ़ा है, ये पीछे वाली स्लाइड में हमने फंक्शन देखा था कि एक तो ये आपके सेल की साइटोप्लाज्म की हिफाजत करता है, और दूसरा ये आपके सेल के अंदर कौन सी चीजें आ रही हैं, कौन सी चीजें जा रही हैं, इनको भी मेंटेन करता है। अब हमने जरा इसका ये जो दूसरा काम है ना, ट्रांसपोर्टेशन, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बड़ी मायने रखती है। ट्रांसपोर्टेशन, पहली बात तो ये कि अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर से कोई बाहर से कोई चीज सेल के अंदर आ रही है, या सेल से अंदर से कोई बाहर जा रही है, तो कैसे कैसे सेल मेम्ब्रेन में से गुजरती है, और फिर सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेबल होती है, तो फिर वो किस तरीके से चेक एंड बैलेंस करती है। तो अब हमने ये देखना है, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब हमने देखना होगा कि ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन कैसे हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांसपोर्टेशन, चीजें आना जाना सेल मेम्ब्रेन में से कैसे होती है। याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इन नेचर। सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल होती है। सिलेक्टिव परमिएबल कहते हैं ऐसी मेम्ब्रेन को जिनमें से कुछ चीजें चली जाती हैं, कुछ चीजें नहीं जा पाती, यानी कुछ को वो अपने पास से गुजरने देगा, कुछ को रोक लेगा। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल चाय की छन्नी होती है। हर घर में मौजूद चाय की छन्नी होती है, जिसमें से अगर आप चाय को गिराते हैं, उसमें से चाय गुजारते हैं, तो लिक्विड वाला जो पार्ट होता है चाय का वो गुजर जाएगा, और जो सॉलिड पार्ट होता है यानी चाय की पत्ती, वो रुक जाती है। तो इसने क्या किया, इस छन्नी ने कुछ चीजों को अलाउ कर दिया अपने अंदर से जाने को, और कुछ चीजों को रोक दिया। इसी तरीके से हमारी सेल मेम्ब्रेन भी है, सिलेक्टिव परमिएबल। ये अपने अंदर से कुछ चीजों को जाने देगी, कुछ चीजों को रोक देगी, और फिर वो रुके हुए चीजें जो है, फिर वो आपके बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स थे ना, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, इंटीग्रल प्रोटीन, उनमें से गुजर जाती है, उनमें से भी जाती है, उसमें भी फिर प्रोसीजर है। तो सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमिएबल इन नेचर। ये आपके कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी, कुछ मॉलिक्यूल्स को रोक देती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को दूसरे तरीके से चले जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को तो बिल्कुल ही रोक देती है, उसको तो गुजरने भी नहीं देती। ये बड़ा जरूरी होता है। अगर आपकी सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल ना हो, तो फिर, और आपकी सेल मेम्ब्रेन जो है परमिएबल है, हर चीजों को अपने अंदर से जाने देगी, तो फिर आप सोचें, जो गलत चीजें हैं, जो हमारे सेल के लिए नुकसानदेह चीजें, जहरीली चीजें, वो भी सेल मेम्ब्रेन से गुजर के सेल के अंदर आ जाएंगी, और आपके सेल को नुकसान होगा। तो फिर किस तरह की प्रोटेक्शन हो गई है। मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन का काम क्या बताया, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ प्रोटेक्ट। ये ऐसे प्रोटेक्ट कर रहा है, जो चीजें सेल के लिए नुकसानदेह होती है, सेल मेम्ब्रेन उसको अपने अंदर से गुजरने नहीं देता, सेल के अंदर नहीं जा पाती है, सेल मेम्ब्रेन रोक देता है उसको, ताकि आपके सेल को नुकसान ना हो। जो चीजें सेल के अंदर से तैयार होती है, जहरीली होती है, सेल मेम्ब्रेन उनको निकलने देता है, ताकि बाहर चली जाए, वो सेल बच जाए। तो सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमिएबल, ये अपने अंदर से चंद चीजों को आने देती है, चंद चीजों को रोकती है, और इस तरीके से इसके सिलेक्टिव परमिएबल नेचर की वजह से ये आपके सेल की हिफाजत कर रहा है। अब सेल मेम्ब्रेन जब चीजों को अपने अंदर से आना जाना करता है, तो ये कुछ प्रोसेस के जरिए होते हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं, उनके जरिए होते हैं। पहले हम उन प्रोसेस को देखेंगे कि वो प्रोसेस है क्या, और उसके बाद फिर हम देखेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन उन प्रोसेस के जरिए कैसे चीजों को आमद रफ्त करती है। लेकिन ये इंशाल्लाह अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेट मी सी द टाइम, 10 मिनट है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, तो अगर आपको कोई सवाल है तो पूछिएगा।